होस्ट कल्पिता और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा कार्यक्रम गर्भ संस्कार। गर्भाधान संस्कार में ओव्यूलेशन पीरियड का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो हम किस तरह से पता कर सकते हैं इस ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में? इस बारे में हम आज के एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्रास, कर्मास, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य मां, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल मैम, गर्भ संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। दोस्तों, सोनल मैम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अगर आप उनसे गर्भ संस्कार से जुड़े कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनल मैम, हम गर्भाधान संस्कार के बारे में जान रहे हैं। आपने बताया कि ओव्यूलेशन जो पीरियड है वो कितना जरूरी है। तो ओव्यूलेशन का एक परफेक्ट टाइमिंग क्या होता है और वो हम किस तरह से पता कर सकते हैं? वेरी वैलिड क्वेश्चन आपका, क्योंकि हम अगर इम्प्रेग्नेशन की प्रोसेस करेंगे, अगर हम जो पूरा हमारा प्रोसेस है उसको हम करेंगे, बट फिजिकल एक्ट जो हमारा है, बट अगर हम वो फर्टाइल विंडो में नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। फर्टिलिटी का जो क्रक्स है प्रेगनेंसी का, कंसेप्शन का, वो फर्टाइल विंडो को हिट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो ओवा है वो 12 to 24 आवर्स तक ही एक्टिव है हमारे बॉडी में, और जो स्पर्म है वो सिर्फ 4 to 5 डेज तक एक्टिव है। तो हमें ये स्पर्म और ओवा की जो पीरियड है उसको मैच करना होगा कि दोनों सेम टाइम में प्रेजेंट हो जी, और ऑलमोस्ट क्लोज प्रेजेंट हो, क्योंकि स्पर्म की भी क्वालिटी अगर बहुत ज्यादा दिन बीत जाता है तो वो पुअर होती जाती है। तो इसलिए स्पर्म भी फ्रेशली प्रेजेंट हो और ओवा का भी प्रेजेंस हो, ताकि प्रॉपर्ली फर्टिलिटी आ सके जी। अब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या डिफरेंट वुमेन में वेरी करता है, एंड इट रेंजेस फ्रॉम 21 डेज टू 40 डेज। कुछ वुमेन में 21 डेज का साइकिल होता है और कुछ में 40 डेज तक भी स्ट्रेच करता है। एंड हमारा जो ओव्यूलेशन है वो बाय एंड लार्ज मिड पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, यानी ओव्यूलेशन एनी टाइम बिटवीन 10 to 18 डेज के बीच में आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ योर साइकिल। बट कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। 18 का कभी 16 भी हो सकता है, कभी 20 भी जा सकता है। इट डिपेंड्स कि एलएच सर्च कब हो रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये एलएच सर्च के टाइम को मॉनिटर करें, क्योंकि एलएच सर्च के टाइम तक स्पर्म हमारे बॉडी में चले जाना चाहिए, ताकि जब ओवा रिलीज हो रहा है तो उसको स्पर्म ऑलरेडी प्रेजेंट मिले, सो दैट द फर्टिलाइजेशन कैन हैपन जी। तो इसलिए एलएच सर्च के लिए कुछ कुछ इंडिकेशन भगवान ने हमारी बॉडी में दिए हैं। हमारा जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है एलएच सर्च के टाइम पे। तो इफ यू कीप मॉनिटरिंग योर टेम्परेचर, देन यू विल रियलाइज कि जब एलएच सर्च हो रहा है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। ब्रेस्ट में भी थोड़ी टेंडरनेस आती है, उससे भी समझ में आता है। प्लस हमारा जो वजाइनल डिस्चार्ज है उसका भी टेक्सचर चेंज होता है। जब बिल्कुल भी फर्टिलिटी के आसपास नहीं है तब फिर उसका जो हमारा वजाइनल डिस्चार्ज है दैट इज लाइक वेरी ड्राई एंड स्टिकी काइंड। थोड़ा फर्टिलिटी के क्लोज आता है तो वो क्रीमी टेक्सचर का हो जाता है, जैसे हमारी क्रीम नहीं होते हैंड लोशन, उस टाइप का हो जाता है। थोड़ा और क्लोजर आता है तो वो वेट एंड वाटरी हो जाता है। बट जब एलएच सर्च का टाइम होता है तो उसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल वेट एंड स्ट्रेची है, मतलब आप उसको ऐसे कर सकते हो, इट्स लाइक स्ट्रेची। तो जैसे वो स्ट्रेची टेक्सचर पे पहुंचा, इसका मतलब कि हमारा ओवल्यूशन सर्च का टाइम आ गया है, एलएच सर्च होने वाला है जी। एंड आई जस्ट होप आप ये सारी टेक्निकल टर्म्स को समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, यू गॉट इट। तो एलएच सर्च जो है वो हमारा पहुंच चुका है, ओवल्यूशन अभी हमारा एकदम बस आने वाला है। बिल्कुल।
इसके अलावा ओवल्यूशन मॉनिटरिंग किट्स भी आते हैं जिससे आप अपने ओवल्यूशन को मॉनिटर कर सकते हो। बट ये सारे जो मेथड्स है वो अप्रोक्सीमेशन देते हैं, बिल्कुल 100% एग्जैक्ट आज ही दिन इसी दिन हो रहा है इसी मोमेंट हो रहा है वो नहीं समझ में आता, बट इतना अप्रोक्सीमेशन हमारे लिए काफी है। बट जब थोड़ा सा हमारी फर्टिलिटी में इश्यूज होती हैं एंड व्हेन वी सीक डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट के गाइडेंस को हम सीख करते हैं तो हमारी फॉलिकुलर स्टडीज वो करते हैं, तो फॉलिकुलर स्टडी में एग्जैक्ट पता चलता है कि यस दिस इज माय डे ऑफ ओव्यूलेशन। तो आपको अगर एकदम परफेक्ट जानना है तो फॉलिकुलर स्टडी कराइए, बट देन इट इज वेरी टीडियस, आपको डॉक्टर के यहाँ जाना होगा, वो आपको टेस्ट एवरी डे करने पड़ेंगे या एवरी ऑल्टरनेट डे करने पड़ेंगे, सो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, वेरी टैक्सिंग एज वेल एज एक्सपेंसिव ऑल्सो। हर बार जाओगे तो डॉक्टर फ्री में तो करेगा नहीं, डॉक्टर विल चार्ज। तो अनलेस एंड अनटिल बहुत सीरियस इशू है वेयर यू आर सीकिंग डॉक्टर्स एडवाइस कंटिन्यूसली, तब फिर तो आप ये करिए। अदरवाइज जब आप जिस प्लानिंग स्टार्ट ही किए हैं तो फिर आप अपने ये सारे जो मेथड्स है इससे आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि भाई अभी मेरा एलएच सर्च, एंड प्लस यू नो व्हाट इज योर साइकिल लेंथ, उससे आप अपना मिड पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। मिड पॉइंट के 4 दिन पहले से थोड़े से आप अलर्ट हो जाइए और आप मॉनिटरिंग शुरू कर दीजिए। तो दिस समथिंग नॉट वेरी टैक्सिंग, इट इज लाइक वेरी फाइन, इट्स ऑल ओके। जी बिल्कुल। आपने ये जो प्रोसेसेस बताई, तो ये गर्भाधान के संस्कार को बहुत अच्छी तरह से करने के लिए हम खुद को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं वो हमें बताइए। बिल्कुल, हमें अपने होलिस्टिक वेलबींग का ध्यान देना बहुत जरूरी है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। फिजिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। स्पर्म जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट से किल हो जाते हैं, तो अगर हमारा एनवायरनमेंट एसिडिक है बॉडी का तो स्पर्म जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो किल हो जाएंगे। इसलिए अल्कलाइन एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। तो अल्कलाइन एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है? अगर हम फ्रेश ग्रीनी वेजिटेबल्स अगर हम खाते, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं जिसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और मतलब वो चीज बिकॉज अल्कलिनिटी इज क्लोज टू नेचर, वो सारी चीजें जो क्लोजेस्ट टू नेचर है अगर हम वो सब चीज खाते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट अल्कलाइन रहता है। और अगर हम बहुत फ्राइड, शुगरी, सॉल्टी इस तरह की चीजें खाते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट एसिडिक क्रिएट हो जाता है। इसलिए हमें अपने खान पान पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम आगे के एपिसोड्स में फिजिकल वेलबींग के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि क्या डूज है, क्या डोंट्स है, किस तरह का खाना खाएं। हालांकि हमने वो पूरी चीजों को प्रेगनेंसी के पर्सपेक्टिव से दिया है, बट दैट इज ऑल एप्लीकेबल फॉर गर्भाधान एज वेल। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इट्स लाइक 99% सिमिलर है। तो आप वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करके अपनी फिजिकल वेलबींग को बढ़ा सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट अल्कलाइन हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, वो है इमोशनल वेलबींग। स्ट्रेस किल कर देता है हमारे अंदर के पूरे हार्मोनल सिस्टम को, पूरा हेवार हो जाता है। क्योंकि जितने भी हार्मोन्स है, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरॉन हो, राइट, FSH हो, LH हो, दे आर ऑल एंटी कॉर्टिसोल। यानी स्ट्रेस जब होता है तो हमारे अंदर से कॉर्टिसोल्स रिलीज होते हैं, और ये कॉर्टिसोल क्या करते हैं? ये कॉर्टिसोल ये सारे हार्मोन्स को किल कर देते हैं। तो या तो कॉर्टिसोल प्रेजेंट होगा या ये सारे हार्मोन्स जिनके मैंने नाम लिए थे, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये एक्टिवेटेड रहेंगे। तो अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगी, एंजाइटी लेंगी, बहुत लेकिन नेगेटिव इमोशंस रखेंगी, तो कॉर्टिसोल्स रिलीज होंगे एंड दे आर नॉट कंड्यूसिव। So it is very important कि when you are planning, when you are like going through the conception stage, तब आप stress बिल्कुल create ना करें, क्योंकि ये stress आपको बहुत बुरी तरह से affect करता है। एक तो आपके पूरे hormones को हेवार कर देता है, plus लेकिन वो पूरे प्रोसेस में बहुत हैम्परिंग लेके आता है, हिंड्रेंसेस लेके आता है। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। इसके अलावा मेंटल वेलबींग की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने बॉडी को डिक्टेट करना है, हमें अपने बॉडी को बताना है कि अब ये करो, ये करो, ये करो। तो जब हम अपने बॉडी को राइट गाइडेंस देते जाएंगे थ्रू एफर्मेशंस, थ्रू विजुअलाइजेशन, थ्रू मेंटल मूवी, ये सारी चीजें हम आगे के एपिसोड्स में डिस्कस करने वाले हैं इन द टॉपिक अंडर नेम्ड अंडर मेंटल वेलबींग। तो मेंटल वेलबींग के टॉपिक में हम ये सारे प्रोसेसेस सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने बॉडी से बात करें, किस तरह से हम अपनी बॉडी को
कमांड दें, तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को कमांड दो कि भाई अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करने का समय आ गया है। तो बॉडी क्या बराबर से आपको रेसिप्रोकेट करेगी। एंड फाइनली स्पिरिचुअल वेलबींग तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि आप आह्वान करना चाहते हैं क्या एक बहुत शक्तिशाली सोल की। तो अगर आप एक शक्तिशाली सोल को आह्वान करना चाहते हैं तो आपको भी शक्तिशाली बनना होगा। भाई वही पात्र हैंडल कर पाएगा जिस पात्र में शक्ति हो। अगर पात्र में शक्ति नहीं तो वो तो बिखर जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग तो हमें स्ट्रेंथन करना है। वो भी हम आगे के एपिसोड्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या मंत्रास हैं, कैसे मेडिटेशन करें, चक्रस को कैसे बैलेंस करें, थ्योरी ऑफ कर्मास को बहुत डिटेल में समझेंगे। हमारे जो 4 पाथ हैं योग के, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग, ये सबको हम फॉलो करते हुए कैसे हम अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाएं, हम कैसे अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएं, उस पर हम फोकस करने वाले हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारा कंसेप्शन का फेज है, इसमें हम राइट फूड लें, एनवायरनमेंट को अच्छे से रखें, हम अपने एफर्मेशंस वगैरह पे ध्यान रखें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। मैं बार बार बोल रही हूँ, कंसेप्शन एक ऐसा स्टेज है जब वुमेन सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है। अरे मेरा ये हुआ क्या, अरे मेरे फॉलिकल्स बढ़ गए क्या, अरे मेरा वो ओवल्यूशन का पीरियड आ गया क्या, और वो स्ट्रेस अपने हस्बैंड को भी पास ऑन कर देती हैं परेशान कर करके। तो उससे क्या होता है कि पूरा जो ये इतना ब्यूटीफुल एक भगवान ने जो पूरा सिस्टम बनाया है कंसेप्शन का, वो एक मैकेनिकल सिस्टम बन जाता है। और वो मैकेनिकल सिस्टम होने के कारण क्या होता है, पूरी फेलियर हो जाती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो प्लानिंग कपल है बहुत हैप्पी एनवायरनमेंट में होना चाहिए। और जैसे कि वो अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट कार्य पे जा रहे हैं। एक योद्धा जब युद्ध पे जाते हैं तो क्या करता है, अपने आप को पूरा तैयार करता है। तो आप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम पे जा रहे हो, आप एक सोल का आह्वान करने जा रहे हो। ये बहुत ब्यूटीफुल है। सिर्फ भोग की बात नहीं है, भोग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। बट ये उससे बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आपको बहुत अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए और मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए। ये मंत्र का मीनिंग बहुत डीप है। ये मंत्र कहता है कि मे आई बी ब्लेस्ड विद अ डिवाइन सन, जो सूर्य की तरह उसका तेज हो, जिसमें बहुत डिविनिटी हो और वो ज्ञान से ओतप्रोत हो। और फिर हम सारे देवी देवताओं को प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, सूर्य को, चंद्र को, मित्र को, वरुण को, सारे इस जगत के जितने देवी देवता हैं, हम उनको प्रार्थना करते हैं कि हमें एक बलशाली, शक्तिशाली, दिव्य संतान की प्राप्ति हो। जी बिल्कुल। तो ये मंत्र अगर आप चैंट भी नहीं कर सको, इसको सुन लो, सुनो भी नहीं, ये भाव भी ले आओ ना, तो भी इनफ है। कि अपने मन में आप ये भाव लेके आओ कि अब हम एक कुछ ऐसे प्रोसेसेस करने वाले हैं जिससे हमें एक दिव्य शिशु की प्राप्ति होगी, जिसमें बहुत नॉलेज होगा, जो सन की तरह बोलते ना शक्तिशाली होगा, चमकेगा, जिसका शौर्य सब तरफ रहेगा सूर्य की तरह। और सारे देवताओं से आप प्रार्थना कीजिए कि हमें आशीर्वाद दे। और आप विश्वास करेंगे कि सब देवी देवता उस समय जो आपका वो जो एक डिवाइन कृत्य जो होगा, उस समय सारे देवी देवता आपको आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, क्योंकि उस समय एक ऐसी आत्मा का आह्वान हो रहा होगा, ऐसी आत्मा आ रही होगी जिसके सब बोलते हैं ना एकदम सबका प्रिय है, वो आत्मा फेवरेट है। ऐसा होता है ना कि भाई हम कहीं जाते हैं और जो हमारे फेवरेट लोग होते हैं सब आ जाते हैं मिलने के लिए, होता है ना। तो वही बात है कि भाई वो देवी देवताओं का फेवरेट होगा तो सब आके उसको वेलकम करेंगे। तो इसलिए ऐसे मंत्र का उच्चारण करके देन यू शुड गो हेड विथ योर एक्ट। एंड देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरा एनवायरनमेंट भी बहुत कंड्यूसिव हो, फिजिकली जो पूरा एनवायरनमेंट है अच्छा हो, आपका रूम बहुत साफ सुथरा हो, क्लेंस्ड हो, सुंदर हो, लेकिन वो सारे 5 सेंसेस जो हैं वो एक्टिवेटेड हो, अच्छी खुशबू आ रही हो, कुछ फूल वगैरह हो जिससे खुशबू अच्छी आ रही हो, विजुअली वो बहुत अपीलिंग हो, लेकिन सारी जो आपके सेंसेस है, कुछ अच्छी म्यूजिक, कुछ मंत्र चल रहा हो, जो मंत्र वहाँ पे एक पॉजिटिविटी को क्रिएट कर रहा हो। तो फिजिकली वो पूरा एनवायरनमेंट बहुत कंड्यूसिव हो। मेंटली आप ये मंत्र के भाव को अंदर में लेकर उस तरह की प्रार्थना कर रहे हो। इमोशनली आप बहुत हैप्पी स्टेट में हो जी, क्योंकि हमने क्या कहा था, कॉर्टिसोल नहीं होना है, बिल्कुल सिर्फ एक लविंग एनवायरनमेंट होना है। और जितने भी लविंग हार्मोन्स है ना, हैप्पी हार्मोन्स,
डोज हार्मोन्स, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब क्या है, ये सब सपोर्ट करते हैं हमारे इस इंटरनल सिस्टम को, या सपोर्टर्स। तो आप जितने हैप्पी और जितने फुल ऑफ लव होगे, आपका ये हार्मोन का जो फ्लो है वो उतना अच्छा होगा, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और बेटर फ्लो करेगा, और वो बेटर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा। तो इमोशनली हमें बहुत होना चाहिए, और स्पिरिचुअली तो नेचुरली हमें एक अच्छी भाव लानी चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत अच्छे कार्य को कर रहे हैं, हम एक बहुत अच्छी आत्मा का आह्वान कर रहे हैं। तो इस तरह से हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अपने आप को बिल्कुल एक फोकस करके, जैसे अर्जुन ने उस चिड़िया की आंख पे फोकस किया था, वैसे फोकस करके जब हम ये लविंग एक्ट को करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत उत्कृष्ट होता है। जी बिल्कुल। हम हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाए, इससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक ने मेल करके उनकी समस्या हमें बताई है, वो आप सुने और उनका जवाब दें। जरूर। हमारे दर्शक कहते हैं कि मैम मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बच्चा हो वो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, जीनियस और बेस्ट हो, तो गर्भ संस्कार की मदद से मैं किस तरह से इसे पा सकती हूँ और मुझे क्या करना चाहिए? कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। एंड सबसे खुशी की बात है कि आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए, जीनियस चाहिए, बेस्ट चाहिए और सबसे अच्छा चाहिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है जीनियस मतलब क्या चीज में जीनियस, बेस्ट मतलब किस लेवल का बेस्ट, और अच्छा मतलब कैसा अच्छा। इसको डिफाइन, ये सब क्या बहुत सुपरलेटिव वर्ड्स हैं जिसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर डेफिनेशन गड़बड़ होगी ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब बेस्ट आपके हिसाब से बेस्ट कुछ और होगा, किसी और के हिसाब से बेस्ट कुछ और हो सकता है ना। एक कोई और है, उनको बेस्ट कुछ और डिफरेंट कुछ लग सकता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने क्राइटेरियाज को डिफाइन करें कि जीनियस मतलब क्या वो करेगा जिससे वो जीनियस आपके हिसाब से जीनियस होगा। बेस्ट क्या क्वालिटीज होंगी जिसके हिसाब से आपको लगेगा कि ये बेस्ट है, और सबसे अच्छा मतलब कि उसमें क्या ऐसे ट्रेट्स होंगे जो आपको बहुत पसंद आएंगे, आपको अच्छे लगेंगे। ये पूरे चीज को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बोलते हैं कि भाई हम दुकान में गए और हमने बोला ये दे दो, दुकान वाले ने पकड़ा दिया। अब मैं जो मांग रही थी और वो जो सोच रहा था, देयर वाज अ डिफरेंस, तो मैं कुछ और ही लेके आ गई। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने जो आगे के सेशंस में हम बहुत क्लियरली ये सारी चीजों को डिफाइन करने वाले हैं। जो हमारा मॉडल है सोनल्स इंटेलिजेंस मॉडल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसमें हम 9 इंटेलिजेंस और 4 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जिसमें बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा कि क्या क्या एस्पेक्ट में किस तरह का होना चाहिए। मे बी कोई मदर हो, उसका बेटा अगर म्यूजिक में बहुत अच्छा है तो उसके लिए वो जीनियस है, बट कोई और मदर हो जो उसका बच्चा अगर कुछ बहुत अच्छा कंप्यूटर कोडिंग करता है, वो सब करता है, स्पेस के बारे में जानता है, तो उसके लिए वो अच्छा हो। वहीं कोई आर्मी ऑफिसर का बच्चा है तो उनको अच्छा तब लगेगा जब उनका बेटा फिजिकली बहुत एक्टिव हो, बहुत ताकतवर हो, हर चीज को बहुत अच्छे से हैंडल कर सके। तो हम सबकी रिक्वायरमेंट्स बहुत डिफरेंट है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करें। तो वो जो हमारा मॉडल है, उस मॉडल से बहुत क्लैरिटी के साथ में आपको डिफाइन करना समझ में आएगा। और साथ में हमारा ऐप भी है, ड्रीम बेबी ऐप। तो उस ऐप में आपको सारी एक्टिविटीज मिलेंगी, जो एक्टिविटीज आपको वो क्वालिटीज डेवलप करने में मदद करेंगी, बच्चे के अंदर वो न्यूरल पाथवेज क्रिएट करने में मदद करेंगी, राइट। तो आप हमारे ऐप का, हमारी बुक मैनिफेस्टेशन थ्रू गर्भ संस्कार, वो सबका हेल्प ले सकते हैं। और हेल्प लेके, और हमारे आगे के एपिसोड्स में हम तो बताने ही वाले हैं, तो वो सबको आप प्रॉपरली सारे रिसोर्सेज को यूज करके आप अपना एक विजन बोर्ड बनाइए, एक क्लैरिटी लेके आइए कि आपका बच्चा आपके हिसाब से क्या करे तो जीनियस हो, बेस्ट हो, बहुत अच्छा हो, और फिर उसके ऊपर आप वर्किंग शुरू कर दीजिए। आई एम श्योर कि अगर आपने अच्छे से मेहनत अगर आप करेंगी तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। आपका प्रश्न आपने हमसे पूछा। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल है और आप गर्भ संस्कार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनल मैम, हम गर्भाधान संस्कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो गर्भाधान संस्कार के बारे में, या फिर जब भी कंसेप्शन पीरियड होता है, जब भी हम कंसीव करते हैं, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। उनमें से आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इनफर्टिलिटी। तो हम उसे किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये बात की क्लैरिटी लेके आनी होगी कि जरूरी नहीं है कि मेरा कंसेप्शन नहीं हो रहा है तो मुझे कुछ इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है जी।
हमने ठीक से ट्राई ही नहीं किया है। मेरे पास बहुत एकदम फ्रैंटिक कॉल्स आते हैं, फ्रैंटिक, अरे मेरी शादी को हो गए हैं 4 साल हो गए हैं, ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, बट हम कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैं शांति से उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू करती हूँ कि भाई आपने कब से सोचना शुरू किया इसके बारे में? बोले हमने 6 महीने से शुरू किया। वेरी गुड। ये 6 महीने में हर महीने आपने अटेम्प्ट लिया? नहीं भाई, मेरे हस्बैंड तो बहुत ट्रैवल करते हैं, मैं भी काम में बिजी रहती हूँ, हमने प्रॉपर्ली अटेम्प्ट्स नहीं लिए। ठीक है, जब भी लिया आपने अपने फर्टाइल विंडो का ध्यान दिया? बोले फर्टाइल विंडो क्या होता है हमें तो मालूम ही नहीं है। तो मतलब कि आप प्रोसेसेस ही ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे हो और फिर हाय तौबा मचा रहे हो, फिर स्ट्रेस लेके आ रहे हो और फिर वो स्ट्रेस से सारे एनवायरनमेंट को गड़बड़ कर रहे हो और फिर फाइनली आप डॉक्टर के पास पहुंच जा रहे हो, डॉक्टर भी सर पकड़ रहा है, भाई सारे रिपोर्ट्स तो बराबर हैं, फिर आप क्यों नहीं कंसीव कर रहे हो? एंड देन आपका स्ट्रेस उससे और बढ़ जाता है, और बढ़ जाते हैं तो कंसेप्शन और प्रॉब्लम हो जाता है। तो बहुत सारी जो बातें हैं वो ये है कि हम राइट प्रोसेसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो प्लानिंग कपल है, अगर उनका एज 35 के नीचे है तो मिनिमम 1 ईयर वो नेचुरली शांति से ट्राई करें, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ने प्रूव किया है कि फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रायल में ऑलमोस्ट 38% सक्सेस है। हाँ, फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रायल इन द फर्टाइल विंडो विथ ऑल द थिंग्स दैट आई हैव शेयर्ड। मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि अभी तक मैंने जितनी बातें बोली हैं वो सबको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो जी। मतलब आप स्ट्रेस में हो और एकदम हाय तौबा मचा रहे हो, मतलब वैसे नहीं हो सकता। जो मैंने सारी बात बताई है, अपना PQ IQ EQ SQ को पूरा बराबर करके एकदम अच्छे भाव से अच्छे मन से आप अटेम्प्ट ले रहे हो एकदम फर्टाइल पीरियड में, जो आपका फर्टाइल विंडो है। तो अगर फर्स्ट मंथ में 38% क्लिक कर जाते हैं लोग, 3 महीने में ऑलमोस्ट 68% क्लिक करते हैं, 9 मंथ्स तक ट्राई करने से 81% लोगों को सक्सेस मिलती है, और 1 साल जब ट्राई करते हैं तो ऑलमोस्ट 91% लोग नेचुरली कंसीव करने में सक्षम है। ये एक जनरल स्टैटिस्टिक्स है। बिल्कुल। बट इसमें वो क्राइटेरियाज इंपॉर्टेंट है, उस लेडी की तरह नहीं 6 महीने से कर रहे, नहीं हर महीना तो कर ही नहीं पाते। ये कंसिस्टेंट प्रोसेस होना चाहिए कि हर महीने आपको अपना जो फर्टाइल पीरियड है उसको ध्यान में देना है, ओवल्यूशन कब हो रहा है ध्यान देना है, और उस पीरियड में हस्बैंड वाइफ साथ में रह के ये इस डिवाइन एक्ट को करें, वो इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं कर रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर बेकार में हाय तौबा मचा के आप अपनी एनर्जी को ही खराब कर रहे हो। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसको हमको समझना चाहिए। और अगर 35 के ऊपर एज है तो फिर 6 मंथ्स तक आप अटेम्प्ट करो बिफोर कंसल्टिंग अ डॉक्टर। अगर 35 के नीचे तो 1 साल तक पहले शांति से ट्राई करो, क्योंकि क्या होता है जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हमारा स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है। बट यस, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं भाई हम अपनी फॉलिकुलर स्टडी करा ले ताकि प्रॉपर्ली करें, और अब अगर आप स्ट्रेस नहीं क्रिएट करोगे तब फिर आप जाओ, क्योंकि नेचुरली डॉक्टर आपको सपोर्ट ही करेगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते ही हम ही नहीं हमारे घर वाले भी अलर्ट मोड में आ जाते हैं, और हमारा जो कॉर्टिसोल है वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, तो वो हमारी चीजों को और गड़बड़ कर देता है। तो अगर आप शांत रह सकते हो तो आराम से अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो, गायनेक को, वो बिल्कुल आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगी, और उस गाइडेंस के हिसाब से आप शांति से ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज इनफर्टिलिटी की जो मतलब मेडिकल इंटरवेंशन 10% केसेस में ही एज सच जरूरत होता है, अगर सही ध्यान से हमने किया। लेकिन हम सही ध्यान से करते ही नहीं है, हम सारी प्रॉब्लम्स को करते हैं। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ये जानना है कि क्या क्या चीजों का हमें ध्यान देना है। बिल्कुल। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एज। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमारे नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो है, एज क्राइटेरिया वुमेन में ज्यादा लागू होता है, मेन में थोड़ा कम। ऑफ कोर्स मेन में भी है, बिकॉज उनके भी स्पर्म जो है वो ओवर द पीरियड नेचुरली उसकी क्वालिटी डिटरेट हो जाती है, बट स्टिल वुमेन के केस में एज फैक्टर ज्यादा मायने रखता है, बिकॉज हमारा जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स है वो डिक्रीज होता जा रहा है, और 35 के बाद फॉलिकल हमारा जो एग बैंक है वो काफी हद तक कम हो जाता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो अच्छी क्वालिटी होती है वो पहले एक्टिवेटेड होती जाती है, तो बाद की तरफ में हमको अच्छी क्वालिटी उतनी बचती नहीं है। तो एग की क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों पे काफी इंपैक्ट आता है आफ्टर 35। इसीलिए एज को हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बट आजकल क्या हो गया है, आजकल वर्किंग कपल्स हो गए हैं, करियर का पीक पीरियड भी वही है, 30s में ही आपका करियर टॉप पे जाता है, 20s में आप जब एंट्री लेवल पे होते हो, कॉलेज खत्म करते हो, 25 की एज से आप जॉब ज्वाइन करते हो, एटलीस्ट आपको 5
7 साल तो लगते हैं अपने पांव जमाने में। बिल्कुल। तो जब तक आप 32, 33, मतलब यहाँ पे भी फर्टिलिटी पीक पर है और यहाँ पे भी आपका करियर पीक पर जी। है, तो ये बहुत बड़ा है ना, एक द्वंद्व हो गया, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। लोग कहते हैं कि भाई हम अभी करियर के पीक में, अगर अभी हम थोड़ा सा एक स्टेप बैक ले लेंगे तो फिर हमारा करियर गड़बड़ हो जाएगा। और उनको लगता है अभी हम पीक पर हैं, अच्छे से कमा के खूब पैसा जमा कर ले ताकि हम बच्चे को अच्छे से हम केयर कर सके, उसकी परवरिश सिक्योर कर सके। तो मैं ना नहीं करती हूँ भाई, आप इंडिविजुअल, जो आपके लिए वैलिड पॉइंट्स है, बट प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे हमारी फर्टिलिटी भी जा रही है। 35 के बाद अचानक से आपको इच्छा होगी, जो मेजॉरिटी केसेस में होती है, आई विटनेस इट एवरी डे, कि जब 31, 32 के होते हैं तो बातें बहुत अलग होती है। 35 के बाद जाते जाते जब करियर एकदम सेट हो गया, सब कुछ बराबर हो गया, बैंक बैलेंस अच्छा हो गया, अपना खुद का घर भी ले लिया, खुद की गाड़ी भी ले ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद रियलाइजेशन आता है कि भाई अब क्या करें जी। और उस समय प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम इसको आगे जाके डिस्कस भी करेंगे जब हम इनफर्टिलिटी टूल्स के बारे में बात करेंगे, कि अपने एक्स को फ्रीज करा लो। एक्स को फ्रीज, मतलब ये बहुत बहुत आगे की बात है। इनकेस आप एकदम एडमेंट हो कि हमको करना ही नहीं है वगैरह वगैरह, तो फिर बेस्ट तरीका भाई अपने एग्स को फ्रीज करा लो, ताकि, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा एग में आती है, इम्प्लांटेशन में उतना इश्यू नहीं होता है। ओवल्यूशन इज द ग्रेटेस्ट हिट। एज सबसे ज्यादा अगर अटैक करता है, ओवल्यूशन पे अटैक करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज अपनी एज का ध्यान दे, सब हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कोशिश करे, आपको 1 बच्चा चाहिए, 2 बच्चा चाहिए, 3 चाहिए, जैसा भी चाहिए, 35 के पहले कर ले। एकदम मेरा क्लियर था, मैंने 32 तक मेरा बेटा हुआ और 35 में 35th बर्थडे पे बस, मतलब उसके 1 महीने बाद मेरी डॉटर हो गई। इट वॉज एब्सोल्युटली क्लियर इन माई माइंड। मैंने एकदम 35 के बाद क्या होता है, फिर बहुत से जेनेटिक टेस्ट होते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो बेस्ट इज आप 35 के पहले अपनी फैमिली प्लानिंग कर लो। 30 से 35 के पीरियड को ना उससे और जल्दी शुरू कर सो तो और भी अच्छा। इफ यू कैन स्टार्ट बाय 27, 28, एक्सेलेंट, द सूनर द बेटर जी। बट 35 के अंदर अंदर आपको 1 या 2 जितने बच्चे चाहिए करके एटलीस्ट अपनी फैमिली को सिक्योर कर लो, कि वो पार्ट तो आपके लाइफ का डन डील हो गया। तो एक हो गया एज फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वेट भी बहुत है, क्योंकि रिसर्च ने भी ये प्रूव किया है कि हमारा जो ओवल्यूशन है, अगर हमारा वेट ऑप्टिमम रहता है तो ओवल्यूशन बेटर होता है। तो इसीलिए कई बार जो वुमेन प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो कुछ नहीं, उनको सजेशन दिया जाता है कि आप कुछ मत करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना स्ट्रेस मत लो, इतना फॉलिकुलर स्टडी वगैरह करके स्ट्रेस मत बढ़ाओ। आप सबसे पहले अपना वजन कम करो, क्योंकि क्या, उसके 2 कारण है। एक तो ओवल्यूशन बेटर होता है तो फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस प्रेगनेंसी में भी वेट बढ़ता है। तो अगर आपका वेट पहले से ही ज्यादा है, उस पे और वेट अगर आप ऐड करोगे तो बाद में डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आएंगी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका वेट करेक्ट होना चाहिए। तो एज एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एक वेट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, कुछ क्रॉनिक डिजीज तो आपको नहीं है जी, जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गई। तो ये सारी डिजीज में प्रॉब्लम क्या है, एक तो डिजीज के कारण आपकी इम्यूनिटी इंपैक्टेड है, आपके अंदर का सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए डिजीज हुई है जी। तो वो हार्मोन्स को ऐसे इंपैक्ट कर देता है, प्लस आप मेडिकेशन ले रहे हो तो वो फर्दर इंपैक्ट कर देता है। तो इसलिए अगर आपको ऐसे कुछ डिजीजेस है तो आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर राय मिल सके। प्लस आप इसको भी कैसे ठीक कर सको, फोकस करके उसको पहले आप कंट्रोल में लेके आओ जी, ताकि आप और फर्टिलिटी के लिए और कंड्यूसिव हो सको। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जो आज के तारीख में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। बिल्कुल, रॉन्ग खान पान, रॉन्ग टाइम पे सोना, सही तरीके से नहीं काम करना, इतना ज्यादा जो हम लैपटॉप वगैरह का यूसेज कर रहे हैं। अब जो मेन है वो अपने पॉकेट में अपना फोन रखते हैं जी, अब यही उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी जगह है और यहीं पे वो फोन रख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो फोन जो रेस क्रिएट कर रहा है वो उनके स्पर्म प्रोडक्शन को इफेक्ट कर रहा है। लैपटॉप हम अपने लैप पे रखते हैं, यही जगह है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, और यहीं पे लैपटॉप को गोदी में रखकर दिन भर काम कर रहे हैं, उसके हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके रेस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली वो हो जा रहा है, चाय पे चाय पीते जा रहे हैं, कॉफी पे कॉफी पीते जा रहे हैं, ड्रिंकिंग का कल्चर काफी बढ़ता जा रहा है, काफी लोग स्मोकिंग करने लगे हैं, वेपिंग करने लग गए हैं। तो ये सारी जो चीजें, हमारा जो लाइफस्टाइल जिस तरह से चेंज हो रहा है, वो सबसे बड़ा कारण है फर्टिलिटी का।
फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करने का। जी। तो हम जो हमारा नेक्स्ट जो सेशन शुरू होगा, एपिसोड्स आएंगे ऑन फिजिकल वेलबींग, मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको ध्यान से सुने और जीवन भर के लिए फॉलो करें, चाहे ना करें वो आपका पर्सनल चॉइस है, बट एटलीस्ट कंसेप्शन के लिए तो कर ही लीजिए। मतलब बोलते हैं ना, मातृत्व सुख जो है वो हमारा हक है। जस्ट बिकॉज कुछ हमारी इच्छाएं हैं उसके लिए वो सुख से वंचित हो जाए, वो करेक्ट नहीं है, दैट इज नॉट करेक्ट। तो थोड़े दिन तक जो जो चीजें हम सजेस्ट करेंगे उसका ध्यान दे दें एंड सी द मैजिक, चीजें बहुत अच्छी होंगी। बिकॉज ये सब लॉ ऑफ नेचर, हम कुछ नई बातें नहीं कर रहे हैं, ये हमारे सारे शास्त्र में सारी बातें लिखी हैं और अब मेडिकली भी प्रूवन होने लग गई है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उस सब बातों को रिस्पेक्ट दें और उस बातों को फॉलो करें। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें प्रॉब्लम करता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में हमने बार बार चर्चा की है, वो है फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ इम्प्रेग्नेशन। कि भाई आप कितने महीनों से ट्राई कर रहे हो, भाई 3 महीने पहले किया था, उसके पहले 6 महीने पहले किया था, वैसा नहीं चलेगा। आपको एवरी मंथ कंसिस्टेंटली अपने फर्टाइल विंडो के टाइम पे ट्राई करना होगा, अटेम्प्ट्स लेने पड़ेंगे जी। अगर आप में ऐसा डिसिप्लिन है तब तो फिर होगा, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है। फर्स्ट मंथ में 38%, 3 मंथ्स में 68%, 9 मंथ्स में 81% और 1 ईयर के अंदर 91%। तो अगर 100 में 91 अगर महिलाओं को वो मिल रहा है तो भाई आप भी तो 91 में आ ही सकते हो ना। जरूरी सुने कि सिर्फ आप ही वो 9 में आओगे, सारे ही 9 में आएंगे क्या, तो 91 में कौन रहेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हो, और साथ में कंसिस्टेंसी जो मैंने कहा कि आपको रेगुलरली करना है, एक परसिवियरेंस रखना है कि भाई हमें फोकस रखना है कि भाई ये होना चाहिए। तो जब हम ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम आनी चाहिए जी। ऐसा कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है। अगर हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को नेचुरली ट्रीट करेंगे तो वो अपने आप कंड्यूसिव हो जाएगा। जी बिल्कुल मैम, गर्भाधान ये जो संस्कार है उसके बारे में मैं आपसे जरूर गहराई में जानना चाहूंगी, लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपके मन में भी गर्भ संस्कार से जुड़े कुछ सवाल है तो आप भी वो हमसे पूछ सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी गर्भ संस्कार के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।